नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग आज उसी श्रृंखला में किसान एवं जनजाति विद्रोह को कंप्लीट करेंगे। किसान और जनजाति विद्रोह, इनके कारण क्या थे और इन किसान और जनजाति विद्रोह का स्वरूप नेचर कैसा था और उनके कुछ नेतृत्वकर्ता और लीडर कौन रहे हैं, इन पर जो हम लोग डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से पीटी में काफ़ी सवाल आते हैं मैचिंग के लिए कि जनजाति विद्रोह का डेट क्या रहा है या फिर उस का लीडर कौन है। मेंस में आपसे दो तरीके सवाल हो सकते हैं कि ये जनजाति विद्रोह जो थे उनके कारण और उनके स्वरूप को उदाहरण से समझाइएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्पज से टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन पर जो हम लोग बात करेंगे। मेंस में किस तरीके सवाल बन सकता है ना, और पीटी में किस तरीके सवाल बन सकता है, दोनों बातों पर। तो जब हम जनजाति विद्रोह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक मामला है कि जनजाति विद्रोह के कारण क्या है ना, जनजाति विद्रोह क्यों हुए, उन्हीं को हमें समझना है। अगर इन कारणों की बात करते हैं हम लोग कि जनजाति विद्रोह क्यों हो रहे हैं, फिर हम लोग उस शुरू पे बात करेंगे। तो जनजाति विद्रोह के जो कारण हैं, जनजाति विद्रोह, हमें तीन बातें समझनी है जनजाति विद्रोह में कि इन जनजाति विद्रोह के कारण क्या थे, है ना, इसका रीजन क्या है, और प्रमुख कुछ विद्रोह देखने हैं। प्रमुख जो विद्रोह हैं, ये प्रमुख जो विद्रोह हैं ये पीटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है कंपलसरी एक सवाल रहता ही रहता है। और इस विद्रोह का स्वरूप क्या है, विद्रोह का स्वरूप या इसका नेचर क्या रहा है, क्लियर है। तो आपसे मेंस में एक सवाल होता है कि जनजाति विद्रोह के कारण क्या थे तथा उदाहरण सहित इसके स्वरूप को समझाइएगा, क्लियर है। तो एक मेंस का सवाल ही हो सकता है। दूसरा ये है पीटी में जो सवाल आता है कि जनजाति विद्रोह के अगर कारण है तो वो भी समझ लेंगे, पीटी में पूछा जा सकता है। बाकी प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा वो आएगा लीडर से, नेतृत्वकर्ता, डेट होगी, स्थान होगा, इस तरीके से। अगर हम जनजाति विद्रोह के कारणों को देखें कि जनजाति विद्रोह क्यों हुए, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है कि अगर हम जनजातियों की बात कर रहे हैं तो जनजातियों का मामला ये था कि ये जंगलों में निवास करते थे, है ना। इनकी अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, और जंगल जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान है जो इनको आवास और क्या नाम है, इनको भोजन उपलब्ध कराता था। लेकिन ब्रिटिश की कुछ नीतियों ने, जो हमने पिछले चैप्टर में ब्रिटिश की पॉलिसी पर बात की, उसमें आर्थिक, राजनीतिक और कुछ सामाजिक नीतियों पर चर्चा की थी, उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए जब हम लोग आगे बात करेंगे तो उन्हीं नीतियों की वजह से ये विद्रोह हो रहे हैं या इनके कारण हैं। अगर मैं एक लाइन में बोल दूं कि ब्रिटिश की नीतियां इन जनजाति विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी, तो बिल्कुल आंसर सही है ना। लेकिन उन नीतियों में हमको एक एक करके बात करनी है कि दरअसल ब्रिटिश की नीतियां इन जनजातियों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, क्लियर है। तो वही है, अगर पहला कारण हम देख रहे हैं कि अगर ये जनजाति विद्रोह का कारण क्या है, तो पहला कारण जो नजर आएगा कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जैसे भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर अधिक थी, क्लियर है। इन जनजाति क्षेत्रों से भी ब्रिटिश ने टैक्स प्राप्त करने का काम किया, कर लगाए जनजातियों पर, इनके क्षेत्रों पर कब्जा किया और इनके बहुत से सारे क्षेत्रों पर जो है कर लगा दिया गया। इस टैक्स की दर अधिक होने की वजह से जनजातियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया, विद्रोह किया, क्योंकि टैक्स देना और प्राप्त करना ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों में शामिल था और इसी शोषणकारी नीति का जो है जनजातियों ने विरोध किया। तो एक कारण है कर लगा देना। आप समझ रहे हैं, जो जनजाति थे दरअसल वो जनजाति एक स्वतंत्र जीवन जी रहे थे, स्वतंत्रता का तरीके से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने वहां जाकर के उन पर टैक्स लगा दिया, उनसे टैक्स प्राप्त करने लगे थे। तो ये एक कारण बनता है। दूसरा जो कारण है ना, जनजातियों के
सामाजिक सामाजिक हस्तक्षेप, ये जनजातियों का सबसे बड़ा, जनजाति विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने इन जनजातियों के रीति रिवाज परंपराओं में हस्तक्षेप कर दिया जाकर के। क्लियर है। हम जानते हैं कि जनजातियों के अपने रीति रिवाज परंपराएं होते हैं, उनके अपने त्योहार होते हैं, अपना रहन सहन, अपना खान पान, सब कुछ होता है। लेकिन ब्रिटिश ने द्वारा उनकी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर दिया। कैसे हस्तक्षेप कर दिया? तो हम जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों का मामला था। ईसाई मिशनरी जब भारत आए थे तो उन्हें ईसाई मिशनरियों ने इन जनजातियों के धर्म परिवर्तन पर बल दिया, है ना। इन जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही। तो ये दो कारण थे, एक तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा, है ना, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, मिशनरी इनके द्वारा। दूसरा, धर्म परिवर्तन पर बात हो रही है, उनके समाज में मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो रही है। तो ये ब्रिटिश के द्वारा उनके सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कारण था। और जनजाति सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, बस यही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके रीति रिवाजों परंपराओं में कोई हस्तक्षेप करे। क्लियर है। अगला कारण जो उत्तरदायी था वो थे वन कानून। वन कानून, ब्रिटिश ने कुछ फॉरेस्ट लॉ बनाए, है ना, जो वन कानून थे, जिनमें कहा जा रहा था कि आप जो हैं जंगलों की जमीनें सीमित कर दी गई। क्लियर है। एक एरिया डिसाइड कर दिया कि जनजाति लोग यहाँ नहीं आएंगे। अब आप समझिए, वो जनजाति जिनका आवास जंगल है, उनका भोजन, उनके सारे संसाधनों की प्राप्ति इन जंगलों से होनी है, वनों से होनी है, और उन्हीं वनों पर इन जनजातियों पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए अंग्रेजों ने इन वन कानूनों के तहत। तो जनजातियों ने इन वन कानूनों को उल्लंघन किया। सीधी बात है, क्योंकि भोजन और आवास, ये दो चीजें जनजातियों की बहुत महत्वपूर्ण थी, जिस पर ब्रिटिश ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण से जनजातियों ने विद्रोह किया, है ना। अगला कारण जो है जनजाति विद्रोह का, वो है जनजाति धार्मिक नेताओं की भूमिका। जनजातियों में धार्मिक नेता हुआ करते थे, जैसे बिरसा मुंडा का नाम आप सुनेंगे, है ना, सिंधु कान्हू का नाम सुनेंगे। तो ये जो लोग जनजातियों में कुछ लीडर हुआ करते थे, वो अपना संबंध जो है ईश्वर से जोड़ने का दावा करते थे कि हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। अर्थात अगर हम ब्रिटिश की नीतियों का या ब्रिटिश का विरोध करते हैं तो ब्रिटिश दरअसल हमारे सामने या हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश की गोलियां जो हैं पानी उगलने लगेंगी, है ना, आग की जगह पर। ऐसा दावा ये जनजाति जो नेता हुआ करते थे वो करते थे। क्लियर है। आप बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे। तो बिरसा मुंडा ने खुद ये घोषणा की थी कि मैं भगवान कृष्ण से उसका अपना संबंध बताया, भगवान राम से कृष्ण से अपना संबंध बताया, और कहा कि अगर हमारा ब्रिटिश के साथ संघर्ष होता है तो वो हमारे साथ खुद आकर के युद्ध लड़ेंगे। क्लियर है। और इन धार्मिक नेताओं पर आदिवासी लोग जो है तुरंत भरोसा कर लेते थे। इसी वजह से वो ब्रिटिश से संघर्ष करने लगे, और इस संघर्ष में ब्रिटिश ने उनको हत्या की, उनको मारा पीटा गया और उन पर अत्याचार किए गए। तो ये धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका थी। इनके उकसाने से जनजातियों ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया। क्लियर है। एक कारण है जनजाति धार्मिक नेताओं की भूमिका, है ना। एक अगला बड़ा कारण है कि इन जनजातियों में इनका शोषण बड़े स्तर पर हो रहा था। शोषण इस तरीके से था कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्लियर है। जैसे कहा जा रहा है कि जनजाति महिलाएं और उनके बच्चों के साथ ब्रिटिश का दयनीय व्यवहार था, असहनीय व्यवहार हो रहा था। उन बच्चों के साथ मारपीट की जा रही थी, गलत व्यवहार किया जा रहा था। जनजाति लोगों से काम कराया जाता था तो उनको बदले में जो है कुछ पेमेंट वेतन नहीं दिया जा रहा है ना। बहुत लंबे समय तक कार्य कराया जा रहा है, जंगलों को साफ करवाना, लकड़ी कटवाना, इस तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश और कुछ बिचौलियों के माध्यम से इन जनजातियों का बड़े स्तर पर शोषण किया गया। इसी शोषण का जनजातियों ने विरोध किया, जिसको आगे चलकर जनजाति विद्रोह या जनजाति संघर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो ये दरअसल जो बात हो रही है कि जनजाति विद्रोह के कारण क्या थे, तो उसमें 4-5 कारण आप ध्यान रख लेंगे कि भू राजस्व की दर, जनजातियों पर टैक्स लगा दिया गया था, उनके समाज में हस्तक्षेप कर दिया गया, वन कानूनों को लागू कर दिया गया, है ना। और दूसरी बात है जनजाति धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने लोगों को उकसाने की भूमिका निभाई। दूसरा, जनजाति धार्मिक नेताओं की भूमिका और उनका शोषण। क्लियर है। तो ये जो बात हो रही है जनजाति विद्रोह के कारण,
क्लियर है? ठीक। आगे हम लोग थोड़ा सा एक स्वरूप की बात कर रहे थे कि जनजाति विद्रोह का स्वरूप कैसा था, नेचर किस तरीके का रहा है ना? जनजाति विद्रोह का स्वरूप, तो ये जो स्वरूप की बात हो रही है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये किस तरीके का स्वरूप था। स्वरूप का मतलब है कि वो नेचर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, है ना, नेचर कैसा था। तो जैसे देखें, पहला नेचर है स्थानीय। ये जो स्थानीय शब्द लिखे, इसका मतलब क्या है? अब ये मेंस में सवाल आता है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कारण प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, लेकिन जनजाति विद्रोह का स्वरूप कैसा था, नेचर कैसा था, ये आपके केवल मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं। क्लियर है? स्वरूप, उसको नेचर को डिफाइन करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, उसी क्रम में ये पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। जैसे एक कहा जा रहा है स्थानीय। स्थानीय का मतलब यह हुआ कि जो जनजाति विद्रोह हो रहे थे, वो विद्रोह दरअसल किसी एक एरिया, किसी एक क्षेत्र से संबंधित थे। उनका जो क्षेत्र था वो एक बड़ा क्षेत्र नहीं था, है ना। एक राष्ट्रीय लेवल पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, इनका प्रसार ज्यादा नहीं हो पाया, किसी एक निश्चित क्षेत्र पर, किसी एक निश्चित भूभाग पर ये आंदोलन या ये विद्रोह होकर के रह गया, इसका प्रसार नहीं हो पाया। जैसे मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह, मुंडा जनजातियों से संबंधित एक जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ झारखंड का क्षेत्र है, उसी एरिया से सिमटा रह गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। तो वो कहा जा रहा है स्थानीय स्वरूप था, एक अखिल भारतीय रूप नहीं ले पाया, छोटे लेवल पर उस विद्रोह का रूप था। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जाति, इन विद्रोह में, जनजाति विद्रोह में नाम ही है जनजाति, तो इसमें केवल जनजाति लोग ही शामिल थे, दूसरे और लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो जनजाति विद्रोह का जो स्वरूप है वो जाति स्वरूप है, कोई एक विशेष वर्ग को लेकर के आंदोलन है, विद्रोह है, रिवोल्ट है, जो भी है। क्लियर है? दूसरा, अगला है सुधारवादी स्वरूप। हमने कहा कि जो जनजातियों के जो धार्मिक नेता हुआ करते थे, वो धार्मिक नेता दरअसल अपनी परंपराओं में, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश जिन नीतियों को बनाने की बात कर रहे थे, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो अपनी परंपराओं में, रीति रिवाजों में, अपने सामाजिक आर्थिक सुधारों की बात कर रहे थे ये जनजाति लीडर जो थे, नेतृत्वकर्ता थे। क्लियर है? अगला है परंपरागत सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्राथमिकता। हमने पहले ही कहा कि जनजातियों का मामला यह था कि उनकी जो सामाजिक और रीति रिवाजें थी, उनको संरक्षण करने की बात वो करते थे। उन्होंने आगे चल के कोई नवाचार, कोई भी किसी भी तरीके का नई चीज को अपनाने से मना किया। वो अपनी परंपराओं में हमेशा रहने की बात करते थे। तो अपनी आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने प्राथमिकता दी। आर्थिक व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि वो जंगलों से कंदमूल, फल, लकड़ी, है ना, इस तरीके के संसाधन प्राप्त करते थे। तो उन्हीं की उसी आर्थिक नीति की बात हो रही है कि उन्हीं के आधार पर जो इन सबको प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा है हिंसक। क्लियर है? तो जितने भी जनजाति विद्रोह हुए, उन सारी जनजाति विद्रोह में बड़े लेवल पर हिंसा हो रही है। हमने कहा था कि जो धार्मिक नेता हुआ करते थे वो दावा करते थे कि अगर हम ब्रिटिश के सामने युद्ध करने जाएंगे तो ब्रिटिश के गोला बारूद या बंदूकें जो हैं, आग उगलने के बजाय पानी उगलने लगेंगी। इसी को आधार बना के बिरसा मुंडा ने लगभग 40,000 मुंडाओं को ब्रिटिश की तोपों के सामने खड़ा कर दिया। उसी में जो है, ब्रिटिश की जब तोपें चलनी शुरू हुई तो लगभग 40,000 मुंडाओं को मार दिया गया। क्लियर है? तो जनजाति विद्रोह जो है हिंसक रूप लिए हुए हैं सारे के सारे, यानी बड़े लेवल पर हिंसा हुई। केवल शोषक वर्ग के विरुद्ध ये विद्रोह थे। दोनों बात सही है। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा था कि यहाँ दो लोगों के विरोध हो रहा था। एक तो ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेज जनजातियों को शोषण कर रहे थे, इनके खिलाफ। दूसरा जो मामला था, जो बिचौलिए थे बीच में, बिचौलिए, ये बिचौलिए भी जनजाति समुदाय का शोषण करते नजर आ रहे हैं, है ना। तो बिचौलियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। मैंने कहा टैक्स की दर, जमींदार या जो जिस तरीके के लोग थे जिनको बिचौलिए कहा जा रहा है, मीडिएटर, ये लोग शोषण करते थे। तो यहाँ केवल शोषक वर्ग के विरुद्ध हो रहा है, किसी और के विरुद्ध नहीं हो रहा। जो लोग शोषण कर रहे थे जनजातियों का, और शोषण करने वाले दो ही लोग मौजूद थे उस समय, जो एक थे आपके ब्रिटिश, दूसरे थे आपके बिचौलिए, तो इनके विरुद्ध हो रहा है। क्लियर है? अगला कहा जा रहा है कि विदेशियों द्वारा परंपरागत हथियारों का प्रयोग। क्लियर है? तो ये कुछ ब्रिटिश के द्वारा या इस तरीके के हथियारों की बात की जा रही है। तो ये एक मेंस का सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस जनजाति विद्रोह के क्या स्वरूप थे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेंस में आता है, आप इतने पॉइंट, 4-5 पॉइंट देकर के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे कि कुछ जनजाति
जो है विद्रोह हुए, उन विद्रोहों को एक लिस्ट देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रीलिम्स में एक सवाल आता है कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ। मैंने कहा प्रीलिम्स में आपसे दो तरीके के सवाल रहेंगे, या तो विद्रोह लिख देंगे और उनका नेतृत्वकर्ता, कि वहां दरअसल नेतृत्वकर्ता कौन है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एक विद्रोह है रामोसी विद्रोह, 1828 से लेकर 1829, ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ। दरअसल यहाँ रामोसी एक जनजाति है जिसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था, रामोसी विद्रोह कह रहे हैं। इसका जो लीडर है वो है सरदार चित्तर सिंह, इसका नाम ध्यान रखिएगा। रामोसी विद्रोह 1828 से लेकर 1829, लगभग 1 साल तक हुआ। पश्चिमी घाट क्षेत्र है और लीडर है, नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह। क्लियर है। अहोम विद्रोह, तो अहोम हम लोग जानते हैं कि अहोम जो लोग थे वो असम की एक जनजाति है ना। तो वहां पर असम में अहोम जनजाति ने विद्रोह किया 1828, ध्यान रखिएगा। वहां का जो लीडर है गोमधर कुंवर सिंह, गोमधर कुंवर सिंह। ठीक, ये नेतृत्व करता है। ठीक, अहोम विद्रोह। अगला है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह 1831 से 32 की समय हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र है ना, नहीं सॉरी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है खांसी। ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वाला क्षेत्र है। गारो खासी जनजातियां जो जनजाति पाई जाती हैं वो वाला क्षेत्र है। तो वहां हो रहा है। तीरथ सिंह वहां का लीडर है, खांसी विद्रोह का लीडर है तीरथ सिंह। आपसे यहाँ ये केवल विद्रोह और विद्रोह की डेट और विद्रोह को नेतृत्व करता, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए सवाल बनता है। अगला है कोल विद्रोह, तो 1831 से 1832 के बीच हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र है और बुद्धो भगत, कोल विद्रोह का नेतृत्व करता है बुद्धो भगत, है ना। खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति जो है ये तमिलनाडु से बंगाल, मध्य भारत के विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती थी। और यहाँ चक्र विशोही यहाँ का लीडर है, खोंड जनजाति। कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें तो खोंड जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, उसी का भाग है ये। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह, है ना। संथाल विद्रोह ये जो क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियां, भागलपुर तक का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का एरिया है, वहां पर हो रहा है संथाल विद्रोह। सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के, संथाल जनजातियों के नेतृत्व करता है, तो ये इनसे जुड़े हुए हैं। अगला है रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ना। अल्लूरी सीताराम राजू, इनको ध्यान रखिएगा। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ना, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। अगला है चेंचू आदिवासी विद्रोह, भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा का क्षेत्र है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर और बिहार झारखंड का क्षेत्र है ना। और बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता है। क्लियर है, इसकी डेट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह है 1899 मुंडा विद्रोह। ठीक, ताना भगत आंदोलन झारखंड का क्षेत्र है, ताना भगत आंदोलन झारखंड का क्षेत्र है ना। जतरा भगत इसका नेतृत्व करता है, जतरा भगत। और नागा आंदोलन, ये मणिपुर और नागालैंड में एक महत्वपूर्ण आंदोलन, नागा आंदोलन। इसको जियार तलंग आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जियार तलंग आंदोलन। क्लियर है। रानी गेडिल्यू, आगे रोंगमेई जदोनांग, रोमदेई जदोनांग जो है ये पहले लीडर करता था, नेतृत्व करता था। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए, तो फिर अगला उसका नेतृत्व करता गेडिल्यू ने किया, एक महिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागा आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को एक गेडिल्यू नाम की महिला ने लीड किया था। पहले जदोनांग नाम के व्यक्ति लीड कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसको गेडिल्यू ने कंट्रोल किया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि गेडिल्यू को आज़ादी के बाद 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि प्रदान की थी। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है रानी का टाइटल दिया था, रानी की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने जो है लंबे समय तक ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन किया था तो ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है इस क्षेत्र में दौरा हुआ था, तो फिर पता चला कि कुछ लोग जेल में बंद है, तो उनको रिहा किया था। इसी पर्पज से इनको रानी का टाइटल दिया।
कमीशन ने सवाल पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये कुछ विद्रोह हैं जिनकी लिस्ट हमने ध्यान रखिएगा। रामोसी विद्रोह, इसमें जो महत्वपूर्ण विद्रोह है ये रामोसी विद्रोह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अहोम विद्रोह भी महत्वपूर्ण है, खासी विद्रोह ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह, ये 4 विद्रोह शुरुआत के, संथा और संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, और ये नागा आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। इसी क्रम में जनजाति क्षेत्रीय विद्रोह, उनके लीडर हैं बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, सिंधु कानू संथाल विद्रोह, तीरथ सिंह खासी विद्रोह, गोमधर अहोम विद्रोह, बुद्धो भगत कोल विद्रोह, चक्र बिशोई खोंड विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजी रंपा विद्रोह, है ना, और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन, रानी गेडिल्लू नागा आंदोलन। तो ये कुछ लीडर हैं जो आप इनको ध्यान रखिएगा कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे भारत जनजाति सामूहिक हस्तक्षेप, जनजाति विद्रोह, कारण दे दिए हैं जो हमने आपको शुरुआत में बता दिए थे। सामूहिक हस्तक्षेप, अत्यधिक कर, वन कानून परिवर्तन, बाहरी अधिकारियों का हस्तक्षेप और शोषण। क्लियर है। आगे हम लोग हैं इसी क्रम में किसान विद्रोह की बात करते हैं कि कुछ किसानों के द्वारा इस तरीके के विद्रोह को बढ़ावा दिया गया। तो अगर हम किसान विद्रोह के कारण की बात करते हैं तो लिखा है कि औपनिवेशिक आर्थिक राजस्व नीतियां। क्लियर है। देखिए ब्रिटिश की नीतियां जो हमने पढ़ी थी, तो उन ब्रिटिश नीतियों में आर्थिक नीतियां पढ़ी थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, और उन ही व्यवस्थाओं से किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया था। तो समझ रहे हैं, औपनिवेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अत्यधिक भूमि पर कर, टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, कठोर लगान व्यवस्था थी। कठोर लगान व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि टैक्स अगर वो पे नहीं कर पाते था किसान तो या जमींदार, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, किसान के साथ मारपीट किया जाता था। तो ये कहा जा रहा है कठोर व्यवस्था थी। जमींदारों एवं महाजनों का शोषण बड़े स्तर पर, क्योंकि जमींदारों ने जो है उनकी जमीनें कब्जा कर ली थी, उनको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर है। तो ब्रिटिश की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां इस किसान विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी। दूसरा कहा कृषि में भार, है ना, कि ब्रिटिश ने हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने कच्चा माल जो है ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ जिसकी वजह से कृषि पर दबाव पड़ा, है ना। तो कृषि पर बढ़ते हुए कर, नकदी फसलों की अनिवार्यता, हमने टॉपिक पढ़ा था कृषि का वाणिज्यीकरण, जिससे कृषि के वाणिज्यीकरण ने क्या कर दिया था कि खाद्यान्न फसलों की कमी आ गई थी, और खाद्यान्न फसलों की कमी से जो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, इस वजह से किसान जो है विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋणग्रस्तता में वृद्धि, किसान जो है ऋण जाल में फंसता चला गया। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव, है ना, इधर देखें पहले का अकालों की पुनरावृत्ति, तो वाणिज्यिक फसलों ने अकालों को बढ़ावा दे दिया, बार बार पड़ने वाले अकाल, खाद्यान्न संकट, ग्रामीण जीवन प्रतिकूल प्रभाव, तो ये किसानों की जो है जीवन संकट में हो गया था। परंपरागत कृषि प्रणाली का ह्रास, कृषि के वाणिज्यीकरण से जुड़ा हुआ मामला है ना। सामुदायिक कृषि व्यवस्था का विघटन हो गया, परंपरागत अधिकारों का ह्रास हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंतुलन हो गई थी, वही कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से। क्लियर है। ये किसान आंदोलन कार्ड लिखे हुए हैं। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव, वैश्विक आर्थिक संकट मौजूद था। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव थे, कृषि उत्पादों के मूल्य में अस्थिरता थे, वो किसानों के लिए समस्या पैदा कर रहे थे। दूसरा है कृषक संगठनों का उदय, इस समय कुछ किसान सभाओं का गठन हुआ था, सामूहिक प्रतिरोध की भावना और राजनीतिक नेतृत्व का विकास। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ किसान, जैसे अवध किसान सभा, है ना, तो अवध किसान सभा ने अवध के आसपास के किसानों का नेतृत्व किया और किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया। तो ऐसे संगठन बन रहे हैं जो किसानों की समस्या उठाएंगे। क्लियर है। आगे इस तरीके के प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, किसानों में राजनीतिक चेतना, इस समय बहुत सारे समाचार पत्रिकाएं निकलने लगी थी जो किसानों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। शोषण के विरुद्ध जागरूकता, कि ब्रिटिश के द्वारा किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, इस बात की जानकारी मिल रही है। आंदोलन के प्रसार में सहायता, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंच रही हैं। क्लियर है। तो मोटे मोटे अगर आप पॉइंट में ध्यान रखना चाहें कि कृषक जो किसान आंदोलन हुए भारत में, उन किसान आंदोलनों के कारण क्या थे, तो ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियां, जिसमें ब्रिटिश के जो टैक्स लगाने की दर थी, कृषि का वाणिज्यीकरण। क्लियर है। और एक ध्यान रखें प्रेस समाचार पत्रों की भूमिका, ये पॉइंट हैं जो इन्हीं पॉइंटों में से बन सकते हैं, जिसलिए जो है आगे चीजें हो रही हैं। आगे देखिएगा ये 1857 पूर्व कृषक विद्रोह। तो दरअसल किसान आंदोलनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक 1857 से पहले किसान आंदोलन और दूसरे 1857 के बाद के किसान आंदोलन। क्लियर है। पीटी में सवाल कंपलसरी है,
पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा सन्यासी विद्रोह, है ना, बंगाल में हो रहा है, 1763 से 1800 के बीच में हुआ। क्लियर है, बंगाल का क्षेत्र सन्यासी विद्रोह। यह दरअसल बंगाल के कुछ संतों के द्वारा, सन्यासियों द्वारा किया गया था कि तीर्थ कर लगा दिया था ब्रिटिश ने, उस तीर्थ कर के विरोध में इस तरीके का आंदोलन हुआ। तो ध्यान रखिएगा सन्यासी विद्रोह। अगला है रंगपुर विद्रोह, बंगाल में ही है, नेतृत्व करता धीरज नारायण, नाम ध्यान रखेंगे, 1783 में हो रहा है। पागलपंथी विद्रोह, ठीक, 1824 में हुआ। टीपू, फिरोजपुर का क्षेत्र है, टीपू ध्यान रखिएगा लीडर है। मोपला विद्रोह, है ना, ये केरल का मालाबार तट है, जहां पर मोपला नाम के मुस्लिम किसान हुआ करते थे और हिंदू जमींदार हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसको मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्लियर है, उसी में ये लिस्ट दी है कि कौन कहां पर है, ध्यान रखेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इनका नेचर कैसा था, तो स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त का मतलब है कि स्वयं स्टार्ट हो रहे हैं, खुद ही इनका उद्रोह हो जा रहा है, खुद ही समाप्त हो जा रहे हैं। क्लियर है, दृष्टिकोण संकीर्ण था। ये जो 1857 से पहले किसान आंदोलन हो रहे हैं, इनका दृष्टिकोण बहुत सीमित था कि जैसे उनकी टैक्स की दर बहुत ज्यादा है ना, काल पड़ रहे हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, इस तरह की नील की खेती, इस तरीके के उनके अपने जो है समस्या थे। दृष्टिकोण उनका काफी छोटा था। क्षणिक, क्षणिक का मतलब है सीमित समय के लिए, कोई भी आंदोलन शुरू हुआ तुरंत समाप्त हो गया, लंबे समय तक नहीं चल पाया, इसका मतलब है संकीर्ण। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का मतलब वही रीजनल, कि किसी एक विशेष एरिया में हो रहा है, उसका प्रसार ज्यादा क्षेत्र में नहीं हुआ। असंगठित, इन किसान विद्रोहों का कोई संगठन या कोई नेतृत्व करता एक मजबूत संगठन नहीं था, असंगठित विद्रोह थे ये। दूसरा है मसीहावादी, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने आप को वही धार्मिक नेतृत्व का लीडर करता था, जिसमें मैंने कहा ये नाम बताएं, ये इस तरीके की चीजें। क्लियर है। 1857 से पूर्व के अधिकांश कृषक विद्रोह स्थानीय, असंगठित, स्वतः स्फूर्त एवं सीमित उद्देश्यों वाले थे, जिनका मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक आर्थिक शोषण एवं जमींदारी अत्याचारों का विरोध करना था। क्लियर है। तो जो हमने ये पॉइंट में बातें बताई थी, लाइन में लिखी हुए हैं। तो किसान विद्रोह से एक सवाल, ये मेंस वाला कंटेंट है कि ये कृषक विद्रोह या जनजाति विद्रोह, इनका स्वरूप कैसा था, नेचर। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। आगे के कुछ किसान विद्रोह की बात करते हैं। 1857 के बाद के जो कुछ किसान विद्रोह हुए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है, इनको आप ध्यान रखिएगा। नील विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1859 से 16 के बीच हुआ है। विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, नील विद्रोह 1859 का ध्यान रखिएगा, बंगाल का क्षेत्र है। नील की खेती के अगेंस्ट में यह आंदोलन हो रहा है, इसलिए इसको नील विद्रोह कहा जा रहा है। बहुत इंपोर्टेंट है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई हैं, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बंगाल का क्षेत्र है। मोस्ट अगला है, ये सारे विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। पावना विद्रोह, क्लियर है, ये भी बंगाल का क्षेत्र है। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल पावना विद्रोह के नेतृत्व करता है, 1873 में हो रहा है। क्लियर है। दक्कन विद्रोह, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दरअसल 1875 में हुआ। यहाँ दक्कन विद्रोह में कोई नेतृत्व करता नजर नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दक्कन के कुछ किसानों के द्वारा जमींदारों के विरोध किया गया आंदोलन था, ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं, है ना। तो ये जमींदारों के विरुद्ध था, इस बात को ध्यान रखिएगा, जमींदारों के विरुद्ध, क्योंकि जमींदारों ने किसानों की भूमि हड़प कर ली थी, कब्जा कर लिया था, उनकी जमीनों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर करवा लिए थे, उनको जमीनों पर कब्जा कर लिया था। किसानों ने यहाँ के जमींदारों के घरों पर कब्जा किया, उनके घरों में आग लगा दी, वो कागजात दस्तावेज निकाल के उन सबको जला दिया गया और अपनी जमीनें मुक्त करा ली। बाद में ब्रिटिश ने इसके लिए कानून भी बनाया था, है ना। तो ध्यान रखिए, दक्कन विद्रोह 1875 का मामला है। फड़के विद्रोह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में हो रहा है। फड़के विद्रोह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, डेट ध्यान रखेंगे, है ना। पंजाब कृषक आंदोलन, पंजाब के क्षेत्र में बाबा राम सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, 1890 से 19 के बीच में है। दिरांग आंदोलन, ठीक है। तो ये कुछ नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, फड़की विद्रोह, ये कुछ किसान आंदोलन है 1857 के बाद, इनको ध्यान रखेंगे। इनका स्वरूप भी वही है कि ये स्थानीय है, असंगठित है, राजनीतिक चेतना का अभाव है ना, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, इस तरीके की चीजें, ठीक। तो ये कुछ किसान आंदोलन थे, है ना, जनजाति विद्रोह थे, जो पीटी में और मेंस में सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे हम लोग जो है अगला कवर करेंगे। थैंक यू।